पति की तलाश। मैं यूपी के एक गांव की रहने वाली थी। मैंने 18वां साल पार किया ही था कि मेरी शादी अनुज से हो गई। अनुज भी गांव का रहने वाला था। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। वह शादी के 2 साल पहले से हाथरस में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए अनुज ने 10 दिनों की छुट्टी ले ली थी, लेकिन मेरे हुस्नो सबाब के मुंह पोश में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक हाथरस नहीं गया। जब घर से अनुज विदा हुआ तो मुझको भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊँगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। मैंने अनुज के साथ जाने को कहा था, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 4 दोस्तों के साथ वह मुझको रख नहीं सकता था। अनुज ने मुझको कहा, तुम 4-5 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूँगा तो आकर तुम्हें ले चलूँगा। फिर वह मुझको घर पर छोड़कर हाथरस चला गया। फिर शुरू हो गई मेरी परेशानियाँ। पति का बिछड़ना मेरे लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रातें बिताई नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से मुझ पर उदासीनता छा गई थी। मैं चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन मेरा मन न ससुराल में लगता था न मायके में, मगर ऐसी हालत में भी मैंने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना मैं बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मंचलों की बुरी कोशिशों को मैं कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी नंदें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई अनिल था। मैंने जैसे तैसे 1 साल काट लिया, मगर उसके बाद मैं पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ ये कि हाथरस जाने के 6 महीने तक अनुज ने मुझे बराबर फ़ोन किया, मगर उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजने भी बंद कर दिए। अनुज को फ़ोन करके पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फ़ोन नंबर ही बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुज ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को ये शक था कि अनुज को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो अपने साजन की नज़रों में चौदहवीं का चांद थी। अनुज जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका पता मेरे पास था। अनुज को बताए हुए कंपनी वालों को रजिस्टर चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि अनुज 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। हाथरस जाकर अनुज का पता लगाने के सिवा अब कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पिता अपंग थे, कहीं आने जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। वह हाथरस नहीं जा सकते थे। मेरे ससुर हमेशा बीमार रहते थे, उन्हें कभी भी खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी हाथरस नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके एक दिन मैंने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई अनिल के साथ हाथरस जाकर उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर अनिल के साथ मुझको हाथरस जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अनुज जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले मैं वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने मुझे साफ कह दिया कि 6 महीने से अनुज का कोई पता अता नहीं है। उसके बाद मैं वहां गई जहां अनुज अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे, एक गांव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने मेरा भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले अनुज यहाँ यह कहकर चला गया कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई, ये पूछते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी और अमीर औरत से प्यार हो गया था। वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया, मुझको लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्द ही मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मैंने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, यह हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ सोहन को पता है उस औरत के बारे में। हम लोगों ने उससे बहुत पूछा, मगर उसने बताया नहीं था। उसने कहा था कि उसने अनुज से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। सोहन कौन? मैंने पूछा। वह हम लोगों के साथ ही रहता है, अभी वह गांव गया हुआ है, वह 1 महीने बाद आएगा। आप पूछ कर देखिएगा, शायद आपको बता दे, मगर तब तक मैं कहाँ रहूँ? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे, मगर मैं उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। मुझे मेरे पति की बात याद आ गई थी। गाँव से विदा लेते समय अनुज ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मैं अपने भाई अनिल के साथ एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में मुझे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहाँ से मुझे जाने के लिए कह दिया गया, तो मैं मजबूर होकर मुझे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। गांव से चलते समय मुझको पूरा यकीन था कि हाथरस जाकर मैं अपने पति को ढूंढ लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मायूस होकर नदी के किनारे बैठकर मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पास ही मेरा 10 साल का भाई अनिल बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने मुझको ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, कहीं और से आई हो, काफ़ी चिंता में हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वह शख्स मुझको हमदर्द लगा। मैंने बता दिया कि कहाँ से और क्यों आई हूँ। वह शख्स मेरे पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम लाल सिंह है, मेरे घर पास में ही है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है, तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकाल लूँगा। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी मांग लूँगा। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके साथ नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लाल सिंह ने मुझको हर तरह से समझाया, मुझे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार मैं अपने भाई अनिल के साथ लाल सिंह के घर इस शर्त पर आ गई कि मैं उसके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, उसका खाना पीना भी बना दिया करूँगी। शुरू में मैं लाल सिंह को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। लाल सिंह अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वह रसोई घर में खाना बना रही होती थी, वह मेरे करीब आकर चुपके से मेरा अंग छू लेता था। कभी कभार तो मेरी कमर को भी छू लेता था। मुझको ये समझते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, वह मेरा जिस्म पाना चाहता है। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाऊँ, मगर इस विचार को मैंने ये सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि मैं जाऊँगी कहाँ जाऊँगी। सोहन के गांव से लौट आने तक मुझको हाथरस में ही रहना था। मैंने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से लाल सिंह को उलझा कर रखने का फ़ैसला किया। एक दिन लाल सिंह ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर मैंने लाल सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। मैंने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर मेरी एक मुँह बोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वह कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वह मतलबी होता है, प्यार का वास्ता देखकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तक मन चले मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हो तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हो, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूँगी। तब तक आप सिर्फ बातों से ही प्यार कीजिए, हाथ ना लगाइए। वह दिन कब आएगा? लाल सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। मेरी चालाकी लाल सिंह समझ नहीं पाया और मेरी शर्त को मान लिया। लाल सिंह सरकारी अफसर था। हाथरस में वह अकेला ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। दरअसल लाल सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। वह वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वह अपने घर पर लाता था, फिर तरह तरह के लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। लाल सिंह मुझको निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह मेरी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह मेरी बात मान लेगा तो मैं राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर दूंगी। फिर तो वह मेरा दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। मेरी हर ज़रूरत पर ध्यान देने लगा। महंगे से महंगा गिफ्ट भी वह मुझे देने लगा। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इस बीच मुझको अनुज की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे पति अनुज को छोड़कर लाल सिंह के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला किया मैंने। हुआ ये कि एक दिन लाल सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय अनिल सो चुका था। आते ही उसने मुझको अपने कमरे में बुलाया। मैं कमरे में आई तो लाल सिंह ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मुझसे बोला, तुम मान जाओगी
तो जो तुम कहोगी वह सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। मैं उलझन में पड़ गई। बेशक मैं गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से मेरा मुंह भंग कर दिया था। अब मैं गांव की नहीं, शहरी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लाल सिंह के प्रस्ताव पर मैं ये सोचने लगी कि उसका पति मिल गया तो क्या वह लाल सिंह की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी दे पाएगा। लाल सिंह की उम्र भले ही मुझसे ज़्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मैंने लाल सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। लाल सिंह अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए मैंने लिखवा लिया कि वह मुझसे शादी करेगा। इसके बाद मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। मुझको पाकर लाल सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अगले हफ्ते ही मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं भी जल्दी से जल्दी लाल सिंह से शादी करना चाहती थी। 2 दिन बाद ही मैंने अपने भाई अनिल को गाँव जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। उससे कहा कि वह लौटकर गाँव नहीं जाएगी, लाल सिंह के साथ शहर में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी को सुनकर आपको क्या लगा? क्या इस औरत ने सही किया? क्या इसे यही करना चाहिए था? क्या इसने गलत किया? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।